नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वही हमारा प्रीवियस क्वेश्चंस और रिपीटेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी के लिए आज भी हम वही क्वेश्चंस और प्रीवियस रिपीटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं ताकि आप सभी अपना सिलेक्शन श्योर कर सकें और अपकमिंग जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके सामने हैं, जैसे कि CHO, ESIC, NHM, DSSB एंड अदर सभी सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम्स भी जो कि और RRB जैसी अदर सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर किल्ड वैक्सीन्स एक्सेप्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो हमारे इस क्वेश्चन का मतलब है कि इनमें से सभी किल्ड वैक्सीन से हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साल्क पोलियो, बी जापानीज इंसेफेलाइटिस, सी रेबीज एंड डी येलो फीवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहने वाला है येलो फीवर। इस क्वेश्चन का आंसर है येलो फीवर, क्योंकि उधर सभी जो हमारे जो तीन ऑप्शंस हैं ये सभी वैक्सीन्स किल्ड वैक्सीन है, लेकिन येलो फीवर किल्ड वैक्सीन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं इन वैक्सीन्स के बारे में कि उधर इनमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं साग पोलियो की। तो जो साग पोलियो है, इसकी अगर बात करें, ये है एक किल्ड वैक्सीन, किल्ड वायरल वैक्सीन। साग पोलियो इज ए किल्ड वायरल वैक्सीन। और इसको देते कब कब है, एक देते 6th वीक और 14th वीक पर साग पोलियो को हम देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये इंक्लूड है। वहीं अगर बात करें कि इसका डोज कितना होता है, तो साग पोलियो का हमारा डोज होता है 0.1 ml और रूट होता है इंट्राडर्मल। कहाँ पर देते हैं इंट्राडर्मल में भी, डर्मल में राइट अपर आर्म में हम देते हैं। अब अगर बात करें कि इसको साग क्यों बोलते हैं, साग का मीन्स होता है, इसकी जो खोज की थी, इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था J.E. साग ने। कब किया था, 1955 में। इसलिए इस वैक्सीन को साग वैक्सीन कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है, ये होती है इंजेक्टेबल फॉर्म में, इसलिए इसे IPV बोलते हैं, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। वहीं अगर बात करें, इसका जो अदर टाइप होता है जिसको OPV बोलते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन। अब जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, इसकी खोज साबिन ने की थी, जो कि एक साबिन ने की थी OPV की खोज। और OPV हम कितनी देते हैं, 2 ड्रॉप्स ओरली। ठीक है, ये सभी बात थी साग पोलियो के बारे में। अब अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकेंड है, जापानीज इंसेफेलाइटिस। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस कैसी वैक्सीन है और क्यों, कहाँ देते हैं। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस का डोज होता है 0.5 ml और इसको सबक्यूटेनियस देते हैं। कहाँ पर देते हैं सबक्यूटेनियस, लेफ्ट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म में इसे देते हैं। और कब देते हैं, इसको देते हैं 9 मंथ और 16 से 24 मंथ पर कभी भी दे सकते हैं। फर्स्ट डोज तो इसका हो जाएगा 9 मंथ और सेकेंड डोज 16 से 24 मंथ पर देते हैं। अब हम अगर बात करें रेबीज़ की, तो जो रेबीज़ वैक्सीन होती है, रेबीज़ होती है वायरल किल्ड वैक्सीन। अब वायरल किल्ड वैक्सीन, अब यहाँ पर जो वायरल है, इस वायरल का मीन्स है कि ये वायरस के किसी कंटेंट से बनाई गई है। और किल्ड का मीन्स होता है कि ये किल्ड वायरस होते हैं जो कि इस वैक्सीन में इंक्लूड किए जाते हैं। अब
हम बात करते हैं हमारी अगली वैक्सीन। तो अगली वैक्सीन जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है येलो फीवर। तो येलो फीवर जो हमारी होती है वो होती है लाइव वायरल वैक्सीन। इसलिए हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, किल्ड वैक्सीन्स के बारे में, और एक्सेप्ट पूछा था, तो एक्सेप्ट येलो फीवर, क्योंकि येलो फीवर हमारी जो है वो है लाइव और वायरल वैक्सीन, वायरल है, और वहाँ पर किल्ड वैक्सीन्स के बारे में पूछा था। अब लाइव का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया, लिविंग बैक्टीरिया मीन्स जो कि जिंदा बैक्टीरिया है उनको लेकर उनका कंटेंट लेते हैं, और बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, वायरस, वायरल मीन्स वायरस, तो जिंदा वायरस को लिया जाता है या लिविंग वायरस को लिया जाता है और इस येलो फीवर में इंक्लूड किया जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एन एबनॉर्मलिटी एबनॉर्मली स्लो ब्रीथिंग रेट इज कॉल्ड, मीन्स एबनॉर्मली जो ब्रीथिंग स्लो हो जाती है उसे किस टर्म से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन नंबर बी टेकिपनिया, ऑप्शन नंबर सी ब्रेडिपनिया, एंड ऑप्शन नंबर डी टेकिकार्डिया। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रेडिपनिया। ब्रेडी का मीन्स होता है कम, और एपनिया जो शब्द का यूज़ किया जाता है, ब्रेडी मीन्स डिक्रीज, और एपनिया शब्द ब्रीथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर है वो सी रहेगा। अब अगर हम बात करें हमारे ऑप्शंस के डिस्कशन की, तो हमारा जो ब्रेडिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया क्या है, इट इज़ द पल्स, ब्रेडिकार्डिया मीन्स पल्स जो रेट होती है इज लेस देन, पल्स रेट इज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। वहीं अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा ब्रेडिकार्डिया। वहीं अगर बात करें टेकिकार्डिया, जो कि एग्जैक्टली अपोजिट होता है ऑप्शन नंबर ए के, टेकिकार्डिया। टेकी मीन्स ज़्यादा होता है, ब्रेडी मीन्स कम होता है, तो टेकी मीन्स ज़्यादा। तो हमारी जो पल्स होती है मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, इसको बोलते हैं टेकिकार्डिया। और नॉर्मल हमारी जो पल्स रेट होती है वो होती है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। तो इससे कम और इससे ज़्यादा हुई तो टेकिकार्डिया, और इससे कम हुई तो ब्रेडिकार्डिया। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, तो ब्रेडिपनिया और टेकिपनिया। अब मैंने बताया था ब्रेडी मीन्स कम और टेकी मीन्स ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या है, ब्रेडिपनिया, एपनिया का मीन्स होता है ब्रीथिंग, तो ब्रेडिपनिया मतलब ब्रीथिंग कम, और यहाँ पे टेकिपनिया ब्रीथिंग ज़्यादा। अब ब्रीथिंग ज़्यादा किससे, नॉर्मल हमारी होती है 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। तो यदि ब्रेडी में क्या होता है 12 से कम हुई तो ब्रेडिपनिया, और यदि 20 से ज़्यादा हुई तो टेकिपनिया। ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्लांटेशन ओकर्स ऑन, मीन्स इम्प्लांटेशन कब होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शंस जो हैं वो है ऑप्शन नंबर ए 6th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी 20th डे ऑफ रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन नंबर बी डी नन ऑफ द एबो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ए भी सही है, बी भी सही है। अब ये कैसे, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो होता है 1st डे एंड 28th डे। 1st डे को हम बोलते हैं LMP। LMP का मीन्स होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, LMP। अब यहाँ पे जो 14 दिन होता है 14th डे पर हमारा होता है ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन के 6th डे बाद जिस दिन ओव्यूलेशन होता है
जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसी दिन, एक मिनट, जिस दिन 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है उसी दिन फर्टिलाइजेशन भी होता है। तो फर्टिलाइजेशन के या ओव्यूलेशन के 6 दिन बाद हमारा होता है इम्प्लांटेशन। तो 14 दिन पर हमारा होता था फर्टिलाइजेशन और इसके 6 दिन बाद मीन्स 20 दिन पर, 14 और 6 20 दिन पर हमारा होता है इम्प्लांटेशन। या यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से 20 दिन पर या फिर 14 दिन या फिर फर्टिलाइजेशन से देखें तो 6 दिन बाद। तो वही हमारे क्वेश्चन में लिखा गया है कि फर्टिलाइजेशन से 6 दिन बाद या फिर फर्स्ट डे से 20th डे पर, ये एक ही दिन की बात हो रही, तो ये हमारा इम्प्लांटेशन होता है। तो ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स, आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कॉपी में। ओव्यूलेशन जो होता है 14th डे पर होता है और फर्टिलाइजेशन भी उसी दिन होता है। वहीं अगर बात करें हम इम्प्लांटेशन, तो इम्प्लांटेशन होता है 20th डे पर, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन नंबर ए ल्यूकेमिया, ऑप्शन बी मल्टीपल माइलोमा, ऑप्शन नंबर सी थैलेसेमिया एंड ऑप्शन नंबर डी हीमोफीलिया। तो फ्रेंड्स, ब्लीडिंग की अगर बात हो रही है, ब्लीडिंग मीन्स ब्लड बहना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में ब्लड बहने वाली डिसीज़, ये सभी ब्लड की डिसीज़ है, लेकिन हीमोफीलिया में ब्लड बहता है, मीन्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी। और हम बात करें ऑप्शंस की, तो जो हमारा ल्यूकेमिया होता है, ल्यूकेमिया के बारे में हम बात करें, ल्यूकेमिया होता है कैंसर ऑफ ब्लड, ब्लड का कैंसर होता है, और WBC एंड बोन मैरो भी इन्वॉल्व होते हैं। ये तीनों का कैंसर हो सकता है, कह सकते हैं ल्यूकेमिया। अब अगर हम बात करें थैलेसीमिया, ऑप्शन नंबर सी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया होता है ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसऑर्डर, डिसीज, ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिसीज मीन्स ऑटोसोमल के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम तक ऑटोसोम्स होते हैं, और 22 के बाद जो होता है एक पेयर, 23rd पेयर, वो होता है एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो ऑटोसोम्स होते हैं, इनमें से किसी भी ऑटोसोम की डिसीज है, इसलिए ऑटोसोमल और हेरिडिटरी मीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी या जेनेटिक होती है जो डिसीज, वो इसे बोलते हैं ऑटोसोमल हेरिडेटरी डिसीज। और इसके बारे में बात करें, थैलेसीमिया के बारे में सरकार ने अवेयरनेस फैलाने के लिए 8 मई को थैलेसीमिया डे रखा है, थैलेसीमिया डे रखा है 8 मई। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें इसमें होता क्या है, इसमें होता है फॉल्टी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मीन्स हीमोग्लोबिन का फॉल्टी फॉर्मेशन होता है, इसलिए थैलेसीमिया होता है, हीमोग्लोबिन गलत तरीके से बनना। हम अगर बात करें हमारे आंसर वाले ऑप्शन की, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया आल्सो नोन एज किंग्स डिसीज। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किंग्स डिसीज। हीमोफीलिया इज ए किंग्स डिसीज, और इसका एक और अदर नाम है, इसे बोलते हैं रॉयल्स डिसीज। इसे रॉयल्स है किंग्स डिसीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंग्लैंड या ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उनको भी ये डिसीज़ हो चुकी है, इसलिए इसे किंग्स डिसीज़ बोलते हैं या रॉयल्स डिसीज़ भी बोलते हैं। अब ये डिसीज़ क्यों होती है, ये डिसीज़ होती है, इसमें एक्स लिंक्ड, ये होती क्या है, एक्स लिंक्ड इन हेरिडिटरी डिसीज़ होती है। इन हेरिडिटरी मीन्स ये पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं फैलती, लेकिन एक्स लिंक्ड जो क्रोमोसोम जो हमारे जो भी होते हैं एक्स लिंक्ड, उसके कारण होती है। वहीं अगर बात करें कोज्ड बाय,
किसके कारण होती है? एनी क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, एनी क्लोटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी के कारण होती है। क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर में डेफिशिएंसी होगी तो क्लोट नहीं बन पाएगा और ब्लीडिंग होगी, इसलिए ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर पूछे हीमोफीलिया ही हमारा आएगा। अब अगर इसके बारे में बात करें तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाने के लिए इसका डे घोषित किया, हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो थैलेसीमिया डे था वो 8 मई को मनाया जाता था, और जो हमारा हीमोफीलिया डे है 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अब बात करें हीमोफीलिया के टाइप की, तो हीमोफीलिया के टाइप है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी, जिसमें मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया ए है। हीमोफीलिया के बारे में हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कॉपर टी 380 आईयूडी शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन। मीन्स कॉपर टी जो होती है, जो कि 380 होती है, जिसका नेम है वो क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। शुड बी रिप्लेस्ड वंस, एक बार कितने, मतलब कि कितने, कब उसको रिप्लेस करना चाहिए या होना चाहिए, कितने दिनों में? ऑप्शन नंबर ए है 14 ईयर, बी 6 ईयर 6 ईयर, सी 8 ईयर एंड डी 10 ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 10 ईयर में। कॉपर टी जो 380 आईयूडी जो है वो हमारी 10 ईयर में रिप्लेस होती है। अब बात करें जो हमारे कॉपर टीज होती है या आईयूडीज होती है उनके बारे में। आईयूडीज के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन सी होती है? तो आईयूडीज को जनरेशन में डिवाइड किया गया है इसके टाइप्स को, फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज एंड सेकेंड जनरेशन आईयूडीज। तो फर्स्ट जनरेशन जो आईयूडीज होती है, फर्स्ट जनरेशन आईयूडीज होती है, उसमें होता है फर्स्ट लिपस लूप, सेकेंड होता है ग्राफियनबर्ग रिंग। ये सेकेंड फर्स्ट जनरेशन के आईयूडीज में लिपस लूप और ग्राफियनबर्ग रिंग होती है। वहीं अगर बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन में हमारी होती है, इसको भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट होता है अर्लियर, सेकेंड होता है न्यूवियर, मीन्स नई वाली डिवाइस। वहीं अगर बात करें थर्ड मल्टीलोड। अगर बात करें अर्लियर की, तो अर्लियर में आती है कॉपर 7, कॉपर टी 200। अब कॉपर टी 200 जो होती है इसको 4 ईयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉपर टी 400 को। अर्लियर के बाद अगर बात करें न्यूवियर, जो न्यूवियर होती है, न्यूवियर में होती है फर्स्ट कॉपर टी 220C 222C 222C कॉपर टी न्यूवियर में फर्स्ट। और सेकेंड की अगर हम बात करें तो वो होती है नोवा टी, जो कि 5 ईयर तक यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड की अगर बात करें तो वो होती है कॉपर टी 380A, जिसकी हमारे इस क्वेश्चन में बात की गई है 380A, और 380A 10 ईयर के लिए यूज़ होती है। मैं अगर बात करें इनके अगले टाइप की, तो इनका अगला टाइप जो है वो है थर्ड वाला मल्टी लोड। अब मल्टी लोड डिवाइस में क्या होता है, इसमें ML कॉपर टी, मल्टी लोड कॉपर टी 250 एंड मल्टी लोड कॉपर टी 375 आती है, जो कि 5 ईयर तक यूज़ की जा सकती है, 5 ईयर में रिप्लेस करना पड़ता है। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन है द फॉर्मूला यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जिसको कि EDD बोलते हैं। मीन्स EDD चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है? हमारे इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए जॉनसन्स फार्मूला, बी शेफर्ड फार्मूला, सी हेडलॉक फार्मूला एंड डी नेग्लिस फार्मूला। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर डी नेग्लिस फार्मूला, ऑप्शन नंबर डी नेग्लिस फार्मूला।
अब होता क्या है ये नेगलिस फार्मूला, और अदर जो ईडीडी चेक करने के लिए जो फॉर्मूलेज होते हैं वो क्या क्या है। ईडीडी चेक करने के लिए यहाँ पर तो यूज़ होगा नेगलिस फार्मूला, और अदर कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं उनकी भी हम इस क्वेश्चन में डिस्कशन कर लेंगे। तो अब जो नेगलिस फार्मूला होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, इस नेगलिस फार्मूला में होता क्या है। इसमें होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है LMP प्लस 7 days प्लस 1 year माइनस 3 month। इसका फॉर्मूला होता है LMP, जो कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड हमने बात की थी अभी, जो कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो LMP, और उसमें 7 दिन ऐड करेंगे और 1 साल ऐड करेंगे, मीन्स 1 year 7 days ऐड करेंगे LMP में, और उसमें से 3 month माइनस कर देंगे। या इसकी जगह पे आप ये भी कर सकते हैं LMP प्लस 9 month प्लस 7 days, मीन्स LMP में 7 महीने और 9 महीने और 7 दिन जोड़ेंगे तो हमारा नेगलिस फार्मूला बनेगा, जो कि EDD को चेक करने के लिए बहुत अच्छा एक फार्मूला होता है। अब हम इसका एक क्वेश्चन भी आपके सामने करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। हमारा जो LMP है, मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था, वो था 15/8/2017। तो इस क्वेश्चन की EDD, इस जो मदर है इसकी EDD क्या होगी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। इसका मीन्स होता है कि कब उसकी डिलीवरी है जो एक्सपेक्टेड है डॉक्टर के द्वारा बताई हुई। इसको चेक करने के लिए हम करेंगे पहले तो 7 days प्लस 1 year माइनस 3 month, ये करेंगे। तो 15 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 और 7 22। 1 year ऐड करेंगे तो 17 से 2018 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें मंथ, 8 मंथ वाला ही अपन कर लेते। अब इस 8 मंथ से माइनस 3 मंथ हम करेंगे तो 22 तो डेट हो ही जाएगी और 2018 भी हो जाएगा, लेकिन जो मंथ है इस 8 में से 3 मंथ माइनस करेंगे तो हमारा 5 मंथ बच जाएगा, 2018 और 22 डेट। तो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी EDD होगी जो वो होगी 22 मई 2018। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो हमने अभी एग्जांपल के लिए किया था। अब अदर जो EDD चेक करने के फॉर्मूलाज की बात करें तो अदर होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार होता है। वहीं अगर हम बात करें और हमारे कौन से होते हैं, सिम्फाइसियो फंडल हाइट। सिम्फाइसियो फंडल हाइट मीन्स फंडल हाइट जितनी भी है इसमें होता है जो हमारे कैसे वीक्स या EDD चेक करेंगे, वीक्स बराबर प्लस माइनस 2 ऑफ सेंटीमीटर ऑफ सिम्फाइसियो फंडल हाइट। मीन्स सिम्फाइसियो फंडल हाइट जितनी भी है उसमें प्लस या माइनस 2 करके EDD हमारी होती है, उतने वीक की EDD होती है या डिलीवरी होती है। जैसे कि अदर इसके फॉर्मूलाज की बात करें हम तो हमारा होता है बार्थलोम्यूज फार्मूला। बार्थलोम्यूज फार्मूला में यूटेरस को पाल्पेट करके चेक किया जाता है कि फंडल हाइट कितनी है, फंडल हाइट चेक करते हैं। इसमें और एक आता है हमारा फॉर्मूला ट्रू गेस्टेशनल एज। ट्रू गेस्टेशनल एज क्या होती है, इसमें चेक करते पहले हम फर्टिलाइजेशन जो जिस दिन पे हुआ है वो प्लस 266 डे उसमें जोड़ देते हैं। मीन्स फर्टिलाइजेशन हमारा जिस भी डेट को हुआ है, मीन्स फर्टिलाइजेशन 14वें दिन होता है तो जिस दिन भी हुआ है उसमें 266 डे जोड़कर हम EDD निकाल लेते हैं। ये था हमारा। वहीं अगर बात करें फिफ्थ, तो इसका एक और चेक करने का तरीका इसमें होता है क्विकनिंग से भी चेक कर सकते हैं। क्विकनिंग जो होती है ये होती है प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है उसमें 18th वीक पर होती है और मल्टी ग्रेविडा में ये होती है 16th वीक पर। अब क्विकनिंग है क्या, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो कि EDD चेक करने के लिए यूज़ होता है, और ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो कि प्राइमरी ग्रेविडा में 18 वीक पर और मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक पर पता चलता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो कि मदर को फील होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर था वो तो था हमारा नेगलिस फार्मूला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्लोजर ऑफ एंटीरियर फोंटानेल टेक्स प्लेस बाय।
मीन्स एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6th वीक, ऑप्शन नंबर बी है 6 मंथ, ऑप्शन नंबर डी है 18th मंथ 18 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी है 2 ईयर। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो रहेगा 18 मंथ। मीन्स जो हमारा एंटीरियर फोंटानेल है वो हमारा 18th मंथ पर क्लोज होता है, 18th मंथ पर क्लोज होता है। अब एक होता है हमारा एंटीरियर फोंटानेल और एक होता है पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल होता है वो होता है 18 मंथ या फिर 18 मंथ को अगर हम देखें तो ये 1.5 ईयर होता है। मीन्स 1.5 साल पर एंटीरियर फोंटानेल बंद होते हैं और पोस्टीरियर फोंटानेल 1.5 महीने पर 1.5 मंथ, या अगर बात करें तो 6th वीक पर क्लोज होता है। 1.5 मंथ या 6th वीक पर हमारा पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज होता है और एंटीरियर फोंटानेल 18 मंथ या 1.5 साल पर। इसे 18 को हमने कन्वर्ट किया मंथ में तो 1.5 ईयर हो गए, तो इस पर बंद होते हैं। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं कि जो आगे होता है वो बाद में बंद होता है और जो पीछे होता है वो पहले बंद हो जाता है। पीछे वाला पहले बंद हो जाता है। पीछे वाला पहले कब हो जाता है? 1.5 महीने पर ही हो जाता है पीछे वाला, और आगे जो होता है आगे वाला बाद में होता है। मीन्स ये जो एंटीरियर की बात हो रही है 18 मंथ पर या 1.5 साल पर होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 8 है वो है द सब्सटेंस डेट प्रमोट द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। मीन्स इनमें से कौन सा वो सब्सटेंस है जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, मीन्स बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी फॉस्फेट्स, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। विटामिन सी प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अब अदर ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो है विटामिन ए। अब विटामिन ए का जो कि केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। अब रेटिनॉल ये अधिकतर दूध, अंडा, गाजर से प्राप्त होता है। कैरेट्स एंड मिल्क एंड एग से ये मिलता है। बात करें अगर इससे होने वाली डिसीज़ की तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोप्थेल्मिया बीमारियां होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन विटामिन सी की अगर बात कर लें, विटामिन सी जिसकी इस ऑप्शन का जो आंसर है, विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी जो कि दांतों की एक बीमारी है। वहीं अगर बात करें विटामिन सी किन चीज़ों से मिलता है तो विटामिन सी मिलता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट मीन्स खट्टे फलों से विटामिन सी मिलता है, जैसे संतरा, नींबू, इन सभी से विटामिन सी मिलता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 द रेसेस ऑफ चिकन पॉक्स फर्स्ट अपीयर ऑन। मीन्स चिकन पॉक्स के जो रेसेस होते हैं वो फर्स्ट कहाँ पर अपीयर होते हैं, फर्स्ट कहाँ पर दिखाई देते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ओरोफेरिंग्स, बी बिहाइंड ईयर्स मीन्स ईयर्स के पीछे, सी फेस एंड डी ट्रंक। ऑप्शन नंबर डी हमारा नीचे जो थोड़ा दबा हुआ है उसको आप देख लीजिए, डी है ट्रंक। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा फ्रेंड्स वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे नीचे लिखा है ट्रंक। तो हमारे जो चिकन पॉक्स के रेसेस होते हैं वो फर्स्ट ट्रंक पे दिखाई देते हैं और फिर अदर एक्सट्रीमिटीज़ पर लास्ट में दिखाई देते हैं। लास्ट में एक्सट्रीमिटीज़ एंड फर्स्ट में ट्रंक पर दिखाई देते हैं। अब अगर बात करें हम चिकन पॉक्स की तो जो चिकन पॉक्स होता है वो होता है एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है और कॉज्ड बाय वेरिसेला के कारण होता है और यह एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है
ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। वहीं अगर बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये ड्रॉपलेट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट होता है। और सीज़न की बात करें तो इसका मेन सीज़न होता है विंटर। एज ग्रुप की बात करें किसको ज़्यादा अफेक्ट करती है, लेस देन 10 ईयर के एज ग्रुप को ये ज़्यादा अफेक्ट करती है, मीन्स चिल्ड्रंस को ज़्यादा अफेक्ट करती है। और इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो इसमें दिखता है फर्स्ट ड्यू ड्रॉप्स इन अ रोज़ पीटल। अब ये क्या होता है, ड्यू ड्रॉप्स इन अ रोज़ पीटल का मतलब होता है कि जो पेड़ की जो पत्ती होती है उस पर पानी की बूंदें जिस तरह से दिखाई देती है उस टाइप से ये हमारे ट्रंक पर और उधर जो हमारे शरीर पर इस तरह के रेसेस दिखाई देते हैं, इसलिए ड्यू ड्रॉप्स इन अ रोज़ पीटल इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। और सेकेंड अगर बात करें इसमें होता है दूसरा प्लियोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक रेसेस। अब ये क्या होता है, प्लियोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक रेसेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि सारे जो रेसेस की सारी स्टेज होती है, सारी स्टेज मीन्स ऑल स्टेज ऑफ रेसेस आर अपीयर एट सेम एट वन एरिया एंड वन टाइम, एक ही जगह पर और एक ही समय सारी जो रेसेस की स्टेजेस होती है वो अपीयर या दिखाई देती है। जो कि रेसेस की स्टेजेस हमारी होती है पेप्यूल्स जो कि इसमें दिखाई देते हैं, वहीं वेसिकल्स, क्रस्ट, ये सभी वन टाइम पर वन ही एरिया एक टाइम में एक ही जगह दिखाई देते हैं, उसे बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है जिसे आप मार्क कर लीजिए। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है द ओरिजिन। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक है, इसके जो रेसेस होते हैं वो सेंट्रीपिटल नेचर के होते हैं। अब सेंट्रीपिटल का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर, मीन्स सेंटर टू पेरिफेरल। अब सेंटर हमने जैसे कि बात की कि इसके ट्रंक पर दिखाई देते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ट्रंक से बाहर की ओर सबसे पहले ट्रंक पर दिखाई देंगे और लास्ट में हमें दिखाई देंगे एक्सट्रीमिटीज़ पर। ये सेंट्रीपिटल, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। वहीं अगर बात करें जो स्मॉल पॉक्स होता है तो स्मॉल पॉक्स के सेंट्रीफ्यूगल होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मीन्स पहले जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है वहाँ दिखाई देंगे और फिर ट्रंक पर आएंगे, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जो चिकन पॉक्स होता है होता है सेंट्रीपिटल, अंदर से बाहर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है वो है द ओरिजिन ऑफ द ओवरीज इज फ्रॉम, मीन्स ओवरीज का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे ऑप्शन है वो है फर्स्ट जेनाइटल रीज, सेकेंड जेनाइटल ट्यूबरकल, सी जो है वो है वोल्फियन डक्ट एंड डी मुलेरियन डक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो है जेनाइटल रीज। जेनाइटल रीज से ओवरीज का ओरिजिन होता है। तो ये था हमारा फ्रेंड्स आज का इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस का वीडियो, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए ये सभी क्वेश्चंस हमने हमारी इस सीरीज़ में इंक्लूड किए हैं। और इसी तरह से अगर आपको रिपीटेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे इन वीडियोस की सीरीज़ से जुड़ जाइए, ताकि कोई भी अपकमिंग क्वेश्चंस ऐसे आपसे न छूटे और आपकी अपकमिंग एग्जाम्स में आपकी सिलेक्शन श्योर हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये वीडियो हमारा बहुत है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फ्रेंड्स।